हेलो गाइस। आहार श्रृंखला, फूड चेन। इससे पहले जीव को समझ लेते हैं। जीव क्या होते हैं? जीव पहले स्वपोषी, जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे पौधे आते हैं। स्वपोषी के अंदर वे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी, इसमें सभी जीव जंतुएं तो नहीं, मगर इंसान और अपन और अन्य जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिन्हें अपना भोजन और ऊर्जा के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहना पड़ता है। और इनमें से एक होता है यूकरेलिया, जो स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। इसमें यूकरेलिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे यह दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है और रात में यहाँ परपोषी के रूप में दूसरे पौधे पर आक्रमण और उससे भोजन प्राप्त करता है। परपोषी कई प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। परपोषी को पहले सहजीविता, जिसे इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। सहजीविता में दो जंतु है, जिसमें दोनों को कुछ नुकसान नहीं होता है और दोनों मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे सोयाबीन की खाद्य दालों वाली फसलों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से उपस्थित जो 76% नाइट्रोजन होता है उसको ग्रहण करता है और अपने पौधों को पहुंचाता है, और जो पौधा होता है उसको जीवित रखता है। इसी प्रकार जानवरों में किल्ली लग जाती है, जिसको कौवा खाता है तो कौवों का पेट भर जाता है और जानवरों को किल्लियाँ वो जो रहती है ना, वो सब कीड़े मकोड़े साफ हो जाते हैं। तो ये भी सहजीविता कहलाता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और दोनों का एक दूसरे का फायदा होता रहता है। सहभोगिता, इसे इंग्लिश में कॉमन स्लिम्स कहते हैं। जे प्लस प्लस यानी फायदा फायदा, प्लस बराबर या माइनस यानी नुकसान और बराबर यानी कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। सहभोगिता में मनुष्य इसमें आता है। जैसे इसमें तो ना तो एक किसी को नुकसान होता है ना किसी को फायदा, और एक व्यक्ति को फायदा भी हो जाता है। जैसे कि मनुष्य क्या खाता है? अनाज, गेहूँ, चावल। इसको कब खाता है? जब वह पक के तैयार हो जाए, जब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, तो इससे उसको कोई नुकसान नहीं होता फसल को, और मनुष्य का पेट भर जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य सहभोगिता में आता है। और परजीविता, जिसे पैरासाइटिक कहते हैं, इसमें अमरबेल और अन्य जीवाणु, कवक, जैसे बीमारी फैल रही है इस समय कोरोना, इस टाइप के सब मलेरिया फैलाने वाले सभी जीव जंतु कवक मवक आते हैं, जो तो अपने पेट के अंदर रहेंगे और अपने से भोजन प्राप्त करेंगे और अपनी को मार डालेंगे। ये वो होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जैसे जानवरों में किल्ली लग जाती है, जू हो जाते हैं, वो उनका खून चूसते हैं और जानवर को कमज़ोर करते रहते हैं। जैसे अमरबेल जिस पौधों में होती है उसमें तो वो खूब लगती है, मगर जो वो क्लोरोफिल के अपने उपस्थिति से सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है वो उसको ग्रहण करती है और वो पौधों को कमज़ोर कर देती है, और कभी कभी पौधा मर भी जाता है। मर्तोपजीवी, सड़े गले को खाने वाले मर्तोपजीवी कहलाते हैं। इससे इंग्लिश में सैक्रोफाइटिक कहते हैं। ये सभी को खाते हैं। ये स्वपोषी को भी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं। जैसे पेड़ पौधे सड़ गए, लकड़ी सड़ गई, तो शुभ जीव कुछ चींटियाँ या जीवाणु खा लेंगे,
मांसाहारी में जब बाज कौवा भी मर गया उसको छोटे छोटे शुभ जीव खा लेंगे, या कुछ बड़ा जानवर मर गया तो उसको कौवा मुँह भी खा लेंगे। तो यह सब मर्तोपजीवी में भी आते हैं, सड़े गले को खाने वाले मर्तोपजीवी। अब पढ़ते हैं आहार श्रृंखला। पूरे पृथ्वी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सभी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अब सूर्य से ऊर्जा सिर्फ पौधे लेते हैं, जिसे उत्पाद प्रोड्यूसर स्वपोषी पौधे सभी इसमें आते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मात्र सूर्य से प्राप्त होती है और किसी से प्राप्त नहीं होती है, मेन रूम्स आने की सही कहे तो। उसके बाद ऊर्जा उत्पाद से उपभोक्ता में पहुँचती है, कंज्यूमर में से वो पहुँचती है बकरी किसको खाएगी, किसी पौधे को बकरी ने खाया। उसके बाद बकरी को सर्वाहारी यानी मानव ने खाया, मानव के बाद मांसाहारी उसको मानव को शेर ने खा लिया, यानी बकरी को भी खा लेगा, मानव को भी खा लेगा, शेर सबको खा लेगा, वो मांसाहारी है, वो घास को पट्टा पान नहीं खाता है। उसके बाद अपघटक में कोई भी जीव मर जाता है उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु सूक्ष्म जीव खाते हैं। अब इसमें चील भी आता है कि मरने के बाद चील कौवा खा लेते हैं, जबकि चील मरता है तो उसको सूक्ष्मजीवी ही खाते हैं। तो ये भी सब अपघटक में। कभी अपघटक ना हो तो पृथ्वी में मरे हुए शरीर से भर जाती है। अब तक कब की भर जाती है, समुद्र जीवों से या इंसानों के मरे हुए शरीरों से। आहार श्रृंखला को समझने के लिए एक ये फोटो है जहाँ पे प्रोड्यूसर, जैसे जहाँ पे नीचे देखना, नीचे साइड जूम कर रहा हूँ, पौधे दिए हुए हैं। पौधे को खाया हिरन ने, भेड़ ने, और हिरन और भेड़ को किसने खा लिया, बाघ ने। और बाघ को कौन खा सकता है, शेर। तो यह प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं इसको, हिरन को। और जो प्रोड्यूसर है पौधे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, जो द्वितीय उपभोक्ता बाघ, और जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो आ गया शेर। अब इधर साइड देख लीजिए, छोटे छोटे घास पान पत्ते या मक्के को मुर्गा ने खाया। इसको मुर्गा को लोमड़ी जो अपने इधर आता है ना, लड़िया बोका बिल्ली, उसने खा लिया। तो मान लो अब इसको शेर खा लेगा, तो सर्वोच्च उपभोक्ता शेर। इसी टाइप से पूरी फोटो में उसे कर दिया, आप जूम करके देख सकते हो। इधर समझ लो ग्रास हॉपर को गुरैया के बाद गुरैया को खा लेगा सांप को खाएगी मोर को खा लेगा शेर। इस हिसाब से ये चलता रहता है। यही परिस्थितिकी तंत्र भी कहलाता है। परिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा प्रवाह इसी को कहते हैं। अब आता है पिरामिड में इनकी संख्या का दिया हुआ है कि इनकी संख्या किसकी ज़्यादा या कम रहती है। तो स्थलमंडल में उत्पाद की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, हरियाली, वो अपने यहाँ स्थलमंडल में इनकी संख्या ज़्यादा रहती है। और उपभोक्ता की संख्या फिर उससे अधिक होती है। उत्पाद से उपभोक्ता जहाँ जाएंगे तो मानव दिखेगी उससे कम। सबसे अधिक उत्पाद होता है स्थलमंडल में। तो जो पिरामिड दिख रहा है ऐसा त्रिभुजाकार, तो सबसे नीचे का जो लाइन खींचूंगा तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, उत्पाद जो हरियाली में लाइन दिखती है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है उपभोक्ता। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा रहती है, और उसके बाद सबसे कम अपघटक की होती है। ये स्थलमंडल में होता है पिरामिड संख्या के आधार पर। अब स्थलमंडल में तो उत्पाद की सबसे अधिक संख्या होती है, मगर मरुस्थल और सागरों में उत्पाद कम हो जाता है और अपघटक सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। सागरों में मछली ज़्यादा है, मछलियाँ बुढ़ी हो गई, मर गई, किसी ने खाया नहीं, तो वो सड़ती रहती है ऐसी। और उपभोक्ता भी वहाँ पे थोड़े कम होते हैं, उत्पाद सबसे कम होता है। पेड़ पौधे वहाँ पे कम होते हैं, हरियाली कम होती है। मरुस्थल और सागरों में थोड़ा बहुत बस देखने को मिलती है। और भोक्ता में मरुस्थल में ऊँट वगैरह होते हैं जो इधर उधर से खाते रहते हैं, बहुत कम ही घास फूस खा के जीवित रहते हैं, मगर उनकी संख्या भी उत्पाद से अधिक होती है। ऊपर देखेंगे तो चील कौवा ये सब खाने वाले अपघटक दिखाई देते रहते हैं।
अब आते हैं लिटमन का नियम। लिटमान का नियम 10%। इसमें क्या होता है, सारी एनर्जी तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में सूर्य से हमें एक पौधे को कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, 1000 कैलोरीज। तो उसका 10%। बकरी जैसे सूर्य 10,000 से प्राप्त हो रही है, तो पौधा है, पौधे को उसकी मात्र 10% ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पौधे को 10,000 यानी कि 1000 पौधे ने प्राप्त कर ली सूर्य से, 1,00,000। तो बकरी को उसका सिर्फ कोई भी पौधे को, हरे पौधे को खाएगी तो उसका मात्र 10% एनर्जी प्राप्त कर पाएगी 1,00,000 का। तो 1,00,000 का 10% मात्र 10,000 कैलोरीज प्राप्त कर पाएगी। और फिर उसके बाद बकरी को यदि मानव खाता है तो 10,000 का 10%, 1,000 मानव को कैलोरीज मिलेगी। और 1,000 का कभी शेर मानव को खा लेता है तो उसको 10 कैलोरी मिलेगी। और शेर मर जाता है, उसका अपघातक होता है, शुभ जीवों को 1 कैलोरी ही ऊर्जा मिल पाएगी। और इसका प्रभाव जहर में विपरीत पड़ता है। लिटमन के अनुसार कभी चूहा को जहर दे दिए तो ऊर्जा तो 10% जाएगी, मगर जहर 90% जाएगा। इसलिए क्या होता है, कम मात्रा में कभी चूहे को भी जहर देते हैं, उसको दूसरा उपभोक्ता कभी खा लेता है, उसको बिल्ली ने खा लिया तो उसको 90% ज़्यादा जहर जाता है और 10% ऊर्जा जाती है। इसलिए बिल्ली के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।